बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होगी इलेक्शन कमीशन। फॉरेन फंडिंग केस, हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, इल्जामात की सियासत का खात्मा आखिर कब होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम परेशान लेकिन हुकूमत नाकाम। भारत खत्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। भारत अफगान अमन अमल को सबोताज करने के दर पर भारत का बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने आशिकार। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पीडीएम की हुकूमत गिराओ तहरीक एहतजाज और इस्तीफों से स्टार्ट हुई और अब इलेक्शन कमीशन के बाहर अलामती मुजाहरे के बाद फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले से लग गई है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया और उसके बाद यह भी कहा गया मरियम नवाज की जानिब से, जब अलामती मुजाहरा किया गया कि इमरान खान अगर सच्चे हैं तो फिर अपने आप को पेश कर दें, दामन क्यों बचा रहे हैं। इमरान खान ने चैलेंज दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत ओपन होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन होगी। अब ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में एक दोनों तरफ से इल्जामात का सिलसिला जारी है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है तो दूसरी तरफ से जवाब दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में जो हकीकी मसाइल हैं वो निगलेक्ट हो रहे हैं और ये इल्जामात की जो सियासत है इसका मेन मसला ये है कि खात्मा कब होगा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होगी, तो बिलियन ट्री सुनामी नाम एक केस है वो भी है, बीआरटी जो है वो भी एक केस चल रहा है, मालम जब्बा केस भी है, जबकि शहबाज शरीफ के खिलाफ टीटी केस भी है, मरियम नवाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस की बात करें, राइवन फार्म की बात करें वो भी केसेस चल रहे हैं, जाली अकाउंट्स के हवाले से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो क्या फिर तमाम सारे केसेस ओपन हो जाने चाहिए? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। समर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। समर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समर साहब, जिस तरह से कहा गया कि जो ओपन समाअत होगी, तो अगर मुकदमात की ओपन समाअत होती है तो क्या इससे ये जो इल्जामात की सियासत है इसका खात्मा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ साहब ने कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि ओपन समाअत की है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी फैक्ट है कि 5 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाके इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज किया गया। इसके साथ साथ स्टे ऑर्डर्स लिए गए। फिर ये जो स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई है इसे खुफिया रखने के लिए भी पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही डालती रही। तो अभी आप आके दावे कर रहे हैं कि भाई ये सूरत हाल मुख्तलिफ है, ये अब आप इसे ओपन कर दें। हुआ ये है कि पहले खान साहब को भी इस केस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जो मेरी मालूमात, वो ज्यादा इस बारे में अवेयर नहीं थे। पिछले हफ्ते जब फरूक हबीब ने उन्हें पूरे केस के हवाले से आगाह किया कि खान साहब ये मामलात हैं, ये चीजें हैं जो मरीम नवाज कह रही हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो आए हैं यहूदी कंपनी बेरीसी शनाब से, तो वो सिर्फ $200 आया है वहां से, और वो भी एक पाकिस्तानी आसिफ चौधरी ने भेजा है। तो जिस तरह से चीजें आ रही है सामने, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। आप खुल के आए सामने पे, तो अब खान साहब फिर खुल के आ गए। उन्होंने कहा जी आप करें ही ओपन करें। हालांकि पहले खान साहब को सही तरह से ब्रीफ नहीं किया जाता रहा। यही सबसे बड़ा अलमिया है। बिजली का मामला हो, यहाँ गवर्नेंस का मामला हो, जितने भी इश्यूज हैं उस हवाले से वुज़रा हो गए, उनके मुशीर हो गए, वो उन्हें सही तरह से ब्रीफ नहीं किया जाता इमरान खान साहब को। पहले जाके बिला वजह इस हवाले से स्टे ऑर्डर्स लिए जाते रहे, कार्रवाई खुफिया रखने के हवाले से पिटीशन आती रही, दरखास्तें आती रही। अब जब उन्हें पता लग गया कि डरने की कोई ज्यादा बात नहीं है, इतनी ज्यादा मसले वाली बात नहीं है, चूंकि देखिए कानूनी एतबार से भी अगर देखा जाए तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इलेक्शन एक्ट 2000, ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के अंदर आप गैर मुल्की इंडिविजुअल से आप फंडिंग ले सकते हैं। आप किसी गैर मुल्की इदारे, कंपनी, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी हुकूमत से फंडिंग लेते हैं तो वो आपकी तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि पहले इस केस के हवाले से बाकायदा तौर पर बेहतर तरीके से ब्रीफ नहीं किया जा रहा था, तो हुकूमत को यह डर था कि फॉरेन फंडिंग जो केस है ये हुकूमत की साख को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अब वो मुतमईन है कि इससे हमारी साख मुतासिर नहीं हो सकती, इसलिए ओपन समाअत की बात करें तो फिर जो बाकी ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनको भी तो ओपन कर देना चाहिए। फिर ऑपोजिशन ये डिमांड भी तो कर सकती है। देखें वो चीज तो आ गई है। नून लीग ने कह दिया कि बिल्कुल आप इसे ओपन कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मामले को मशरूत, उन्होंने कहा कि हमें आपके चैलेंज कबूल करते हैं कि फिर नैब के जो केसेस है वो भी ओपन किए जाए। इससे पहले आपको याद है शायद हकान अब्बासी भी कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ जो LNG का रेफरेंस है वो भी ओपन कर दिया जाए, उसकी भी टीवी लगा के उसको टीवी पे बराह रास्त नशर किया जाए। हालांकि कानून
इसकी कोई इजाजत नहीं देता कि आप टेलीविजन के ऊपर किसी केस की समाअत को नशर कर सके। बिल्कुल, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट होता है कि आप ऐलान कर दे जाकर जी ओपन कर दे, मेरे पास तो छुपाने को कुछ है ही नहीं है। हालांकि ये पता खान साहब को भी है कि कानून में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकली एक आपने खेलना होता है, शॉट खेलना होता है। खान साहब ने वो खेल दिया कि आए जी मेरे पास छुपाने को कुछ है नहीं, कुछ गलत नहीं है, आप कर लें। असल में जो मामला है वो ये है काशिफ के, मुझे याद है कि पिछले साल भी जब मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे हुकूमत गिराने के लिए और आजादी मार्च किया था, धरना दिया था इस्लामाबाद में, जब नाकाम हुए तो उस वक्त, आज पीडीएम उस वक्त रहबर कमेटी होती थी अपोजिशन की, 26 नवंबर 2019 को ये रहबर कमेटी वाले पहुंच गए थे इलेक्शन कमीशन का बाहर एहतजाज करने के लिए जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस चलाया जाए। और अब भी जब पीडीएम किसी एक प्लेटफॉर्म पे किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो सकी हुकूमत गिराने के लिए, 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी जो एक्सपायर होने में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, उस डेडलाइन पे भी गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हम तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे, आपने अगर लॉन्ग मार्च करना है तो जरा जल्दी कर दें। वो जो एक डेडलाइन दे दी गई, पीडीएम खुद अपने ही अल्फाज के अंदर फंस गई। कभी भी तहरीक के अंदर डेडलाइन देना सबसे बड़ी गलती होती है, नहीं दी जाती। डेडलाइन अगर आप देते हैं तो आप 200% श्योर होते हैं कि हम एक एक्शन प्लान के तहत जाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। डेडलाइन देके पीडीएम फंस गई, वो हो नहीं सका, चीजें सारी बैकफायर कर गई दोबारा से इस साल भी। तो फिर पीडीएम को पिछले 2019 की तरह फिर इन्हें याद आ गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्यों जा रहे हैं बार बार पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? क्योंकि सिर्फ उसमें एक चीज है जहां इमरान खान साहब फंस सकते हैं, वो है उनका बयान हल्फी। जो भी पार्टी के सरबराहान होते हैं वो हर साल इलेक्शन कमीशन को एक बयान हल्फी लिख के देते हैं कि मेरी पार्टी की जो फंडिंग है, मैं बतौर चेयरमैन, बतौर सरबराह पार्टी ये बयान हल्फी देता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पीटीआई के बारे में स्क्रूटनी कमेटी लिख के दे देती है कि इनको ममनुआ फंडिंग या गैर कानूनी फंडिंग मिली है बाहर से, तो उसी बयान हल्फी को लेके ये पॉलिटिकल पार्टी जो है चली जाएंगी हाई कोर्ट के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकती है। पहले हाई कोर्ट के अंदर जाया जाएगा कि इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे। बयान हल्फी में लिखा था कि फॉरेन फंडिंग ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दे दिया कि ये गलत है, लिहाजा इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, 62(1) के तहत अहल करार दिया जाए। वो एक ही रास्ता इनके पास बचा, ये नहीं अपोजिशन को पता लग गया है। ऑपोजिशन जो फॉरेन फंडिंग केस का सहारा ले रही है, ये एक रास्ता उनके पास बचा है। ऑपोजिशन जो फॉरेन फंडिंग केस का सहारा ले रही है, अब बेसिकली वो अपने तमाम तर बाकी जो उन्होंने हदफ दिए थे उनमें नाकाम हो चुकी है, इस वजह से फॉरेन फंडिंग केस का सहारा ले रही है। फॉरेन फंडिंग केस की उनको कुछ उम्मीद है, या फिर जो अवाम उन्होंने मुतहर्रिक की थी उस अवाम को उम्मीद दिलाने के लिए फॉरेन फंडिंग केस का सहारा ले रहे हैं? अरे काशिफ भाई, अवाम कहाँ मुतहरिक हुई है? अवाम अगर मुतहरिक हुई होती तो ये फॉरेन फंडिंग केस, इस तरह की चीजों का सहारा ना लिया जाता, ये इसराइल नामंजूर जैसी चीजों का सहारा ना लिया जाता, ये हुकूमत के खिलाफ शरी जहाद जैसे नारे ना लगाए जाते, क्योंकि इशू नहीं है इनसे, अपोजिशन से हदफ अचीव हो नहीं रहा, क्योंकि हर एक किसी की सिमत अपनी अपनी है। जब भी आपने किसी मूवमेंट के अंदर, किसी भी लड़ाई के अंदर, किसी जंग के अंदर आपने कामयाबी हासिल करनी होती है तो आप मिल के एक डायरेक्शन, अपनी सिमत का तयन करते हैं। आप में इत्तफाक और इत्तेहाद होता है कि हमने किस तरह चलना है एक्शन प्लान के हवाले से। यहां क्या हो रहा है, नून लीग की अपनी सिमत है, पीपल्स पार्टी की अपनी सिमत है, मौलाना की अपनी सिमत है। मौलाना कहते हैं फौरी तौर पर इस्तीफे दें, फौरी तौर पर सारे सिस्टम को चोक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, सारा कुछ खत्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट खत्म कर दी जाए, सूबाई असेंबली खत्म कर दी जाए। आई वुड कंक्लूड दिस विद दिस, आई वुड कंक्लूड कि हुकूमत को भी अपनी सम दुरुस्त करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ मौजूद थे। पीडीएम एक पेज पर नहीं है, इत्तफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, अवाम बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं हुई है। अगर जितने भी अहदाफ थे वो पीडीएम उनको उस तरह से अचीव कर नहीं पा रही है। फॉरेन फंडिंग केस का अब सहारा लिया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत भी केसेस में उलझी है, इल्जामात की सियासत चल रही है, इसके खात्मे की जरूरत है और समत दुरुस्त करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद मईशत का कहा जा रहा है कि दुरुस्त समत पर गामजन है, क्या वाकईतन ऐसा है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की तवक्कुआत के मुताबिक शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है, मगर इसके साथ ही मईशत की जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म करने के लिए पहली दफ़ा जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस दी गई है और मुस्तक़बिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर नज़र आएगी। मुस्तक़बिल में इजाफा हुआ अगर शरह सूद में तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ऐसा कहा गया। और मुआशी तरक्की की अगर बात करें, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, फिस्कल सेक्टर की
बात करें, मुस्तकबिल में महंगाई की तवक्कुआत पर भी स्टेट बैंक ने अपनी राय दी है। लेकिन अब गवर्नर स्टेट बैंक ने एक मुस्बत खबर भी दे दी है, फॉरवर्ड गाइडेंस दी गई है। महंगाई की शरह उन्होंने कहा कि इस साल 7 से 9% और अगले साल के लिए 5 से 9% होती नजर आती है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि हम IMF के प्रोग्राम दोबारा बहाल हो गया है, IMF की जानिब से उस तरह से उतना फोकस नजर नहीं आ रहा है, शायद दबाव नहीं डाला गया, तो इस वजह से शरह सूद 7% पर ही बरकरार रखी गई है। लेकिन क्या मईशत में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में? और साथ ही साथ हुकूमती सतह पर मजीद क्या इकदाम करने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर, अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो वो सरप्लस में जा रहे हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट वैसे है। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, बिजली की कीमतें बढ़ी थी, और इस हफ्ते उसके नतायज हमें नजर आ रहे हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन महंगाई के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है कि इस साल जो है वो महंगाई 7 से 9% तक रहेगी, जबकि अगले साल 5 से 9% तक आ सकती है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि मजीद क्या इकदाम करने की जरूरत है। शरह सूद अगर 7% तक बरकरार रहता है तो इसके बाद सिचुएशन क्या होगी, क्या मईशत की जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसका खात्मा हो सकेगा, और मजीद क्या करना चाहिए कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आ सके। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF के प्रोग्राम में जब हम गए हैं तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरह के बोझ आए हैं, पाकिस्तान को उसका इकदाम करना पड़ते हैं, मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। जब पहले भी हम IMF में गए थे तो मुश्किल फैसले किए, अब IMF का प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ है तो गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि पहले की तरह शरह सूद बहुत तेजी से ना बढ़ जाए। कहा यह जा रहा था कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो, लेकिन अब प्रोग्राम बहाल हुआ है तो या IMF ने डिमांड नहीं किया या उस तरह से उन्होंने दबाव नहीं दिया, एक फॉरवर्ड गाइडेंस दे दी गई है, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि IMF का जो नुस्खा है वो ये है कि आप मईशत की शरह नमो को सुस्त कर दें और अफरातज़र और बजट खसारे को कंट्रोल करें। चाहे आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े, यह आपका फैसला है, चाहे आपको गैस के नर्ख बढ़ाने पड़े, चाहे रुपए की कदर गिरानी पड़े। तो ये तो असल में मसला जो है ये बहुत संगीन इसलिए है कि IMF के 22-23 प्रोग्राम हो चुके हैं पाकिस्तान में, तो ये कब तक हम IMF के नाम पर सारा खेल करते रहेंगे? एक तो बुनियादी सवाल ये है। मगर जो इस वक्त आपने एक बहुत ही अहम नुकता उठा दिया है, मैं चाहता हूं उस पर थोड़ी सी बात करूं जी। शरह सूद 7%, इसको कंटिन्यू किया गया है और ये जुलाई से चली आ रही। इसका मतलब क्या है पहले हम समझ। देखिए, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा कि मार्च 2020 से जून 2020 तक पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने जो शरह सूद कम की है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कमी की है, किसी और ने नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो हम सही कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से जो है वो हमारा जो अल्लाह की मेहरबानी से कोविड-19 से पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना भारत और यूरोप और अमेरिका को और दूसरे मुल्कों को हुआ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने सबसे ज्यादा कमी क्यों कर दी, मुझे जरा सा ये देखना है। तो कमी क्यों किया वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो बड़े बड़े बोरोवर्स हैं, बैंक से जो कर्जे लेते हैं, उनको आप शरह सूद, जो कर्जों की सूद की शरह वो आपने कम कर दी। हुकूमत जो कर्जे ले रही है उस पर शरह सूद कम हो गई। मगर हुआ ये कि मैं ऑफिशियल फिगर आपको दे रहा हूं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने बैंकों में बचत खाते रखे हुए हैं उनको आप एक साल में 600 अरब रुपया कम दे रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करके, कानून को तोड़कर। और वो कानून है 26A और 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। अब इसका एक आदमी ने अगर 1 लाख रुपया बैंक में जमा कराया था फरवरी में, तो उसको 11,000 रुपये मुनाफा मिला था एक साल में। अब 5,500 मिल रहा है, यानी आधा रह गया। तो हो ये रहा है कि आप जो इक़्तिसादी पैकेज दे रहे हैं, शरह सूद मेंटेन कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ताकतवर तबकों को, जिन्हें आप माफिया भी कहते हैं, जिनको आप अशराफिया भी कहते हैं, उनके मुफादात का सारा तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। इसीलिए देखा कि स्टेट बैंक ने ये कहा कि जनाब शरह जो है ग्रोथ रेट हमारा 2% के तकरीबन रहेगा, हालांकि उससे कम रहने का इम्कान है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर आपकी 5.5% की शरह सूद आपको शरह नमू विरसे में मिली थी, इस हुकूमत के पहले साल में 1.9 हो गई। पिछले साल ये 0.4 मनफी थी, हालांकि वो मेरे ख्याल से 1% मनफी होगी, और इस साल 2% की बात हो रही है, गालिबन 1.5% होगी। इसका मतलब ये होगा, वाज़े मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्शन की है, मैं आपके प्रोग्राम में दे रहा हूं। इस हुकूमत के 5 साल दौर का औसत शरह नमू उससे बहुत कम होगी जो इस हुकूमत को विरसे में मिली, यानी उससे गुर्बत भी बढ़ेगी और बेरोजगारी और महंगाई की शरह
5 साल की औसत उससे बहुत ज्यादा होगी जो इस हुकूमत को विरसे में मिली थी। तो अब ये देखना है कि आप शरह सूद को, पाकिस्तान में ये है कि स्टेट बैंक ये कहा करता था कि अगर शरह सूद से ज्यादा अफरात ज़र हो तो वो एक्सप्लॉयटेशन है, यानी जब मैं फिर बचतें क्यों करूंगा। तो आप इस तरह बैंकों में जो बैंकों के खातेदार हैं कई करोड़, उनको मुनाफा दे रहे हैं 5.5% बचत पर, और अफरात ज़र आप कह रहे हैं कि 8% है, तो इसका मतलब ये 2.5% तो ये जो डॉक्टर साहब, ये जो सेंट्रल बैंक फॉरवर्ड गाइडेंस देते हैं, फॉरवर्ड गाइडेंस क्यों दी जाती है? पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए? नहीं, देखिए, अगर फॉरेन गाइडेंस देनी है तो आप 4 महीने की पॉलिसी दे दें। फिर बात ये थी कि अब ये IMF का प्रोग्राम अभी बहाल नहीं हुआ है, तो ये IMF के साथ ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत खराब हो गए हैं, हमारी मईशत तबाह हो रही है, कहीं ये सियासी बहरान ना आ जाए तो पूरा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। फरवरी से, अब फरवरी आने वाला है, हमारा प्रोग्राम IMF का मुअत्तल है, तो गालिबन इन्होंने ये उससे बात की है कि जी हम बिजली के नर्ख बढ़ा देंगे, जो बढ़ा दिए, हम पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ा देंगे, हम तरक्याती खर्चात में भी कटौती कर देंगे, और आप जो है हमें ज्यादा प्रेशर ना डालें कि फौरी तौर पर हम शरह सूद बढ़ाएं। मेरा अपना ख्याल ये था कि 4 महीने के बाद, मैं आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, शरह सूद बढ़ाना पड़ेगा। ये आपने जो बार बार मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहा है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग, ये मॉनेटरी पॉलिसी में कहा नहीं जाता है। अब IMF को ये सिग्नल दे रहे हैं कि जब हम आपकी शराइत तो मान रहे हैं, मगर ये अब हम कमिट कर चुके हैं, ये आप ना करें, और वरना हमारा जो तो फिर इससे जो हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो और बढ़ेगी। और जब भी डॉक्टर साहब हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो उनका ज्यादा फोकस एक्सटर्नल साइड पर होता है, और नजर भी आ रहा है कि अब तक 6 माह में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस रहा है, शरह सूद मॉनेटरी पॉलिसी भी तैयार की है, लेकिन फिस्कल साइड पर उनका फोकस नजर आ रहा है। तो क्या इसका कंसर्न है कि फ्यूचर में इसका मॉनेटरी साइड से इंपैक्ट आ सकता है? बिलाशुबा आएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा शोर कई साल से चल रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, सरप्लस हो गया। आपको याद होगा मेरा जो पिछला प्रोग्राम आपके यहाँ था, तो मैंने ये कहा था कि ये इस साल मनफी हो जाएगा। तो दिसंबर में ये $660 मिलियन हमारा करंट अकाउंट मनफी हुआ है। अगले साल भी मनफी होगा, उसके अगले महीने भी मनफी होगा, और ओवरऑल इस साल का फिर मनफी ही रहेगा। असल हुआ ये था कि खेल क्या हुआ है मैं आपको बता दूं, हमारी बरामदात नहीं बढ़ रही है। हुआ ये कि $14.2 अरब की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं जुलाई से दिसंबर तक, जो पिछले साल से 3.2 अरब डॉलर ज्यादा है। वो आई क्यों है? देखिए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, बहुत कम हो गई पैंडेमिक की वजह से, तो मिडिल ईस्ट से दूसरे जो पाकिस्तान आते थे वो कैश लेकर आया करते थे। ठीक है, अब वो चूंकि आ नहीं रहे हैं तो वो फिर बैंक के थ्रू पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को। दूसरा ये कि आजकल आप बहुत पढ़ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के लोगों को आना पड़ेगा वापस पाकिस्तान, तो वो बेयकीनी है, तो वो जो वहां सेविंग्स है वो भी पाकिस्तान ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन तो मजबूरी तौर पर अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। इकोनॉमी इस वक्त जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल में है, और IMF का प्रोग्राम अभी फरवरी से बहाल होगा, एक्सटर्नल साइड पर फोकस है, लेकिन साथ ही साथ फिस्कल जो डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़नी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद बात करेंगे कि भारत ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अपने ग्रेट डबल गेम मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। क्या मंसूबा है और भारत का किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं तमाम तर मुहिम। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और भारत ने हमेशा से पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज को सबोताज करने की कोशिश की है, और भारत के डिसइंफो लैब इंकशाफात के बाद भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। न सिर्फ दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है, बल्कि भारत के अंदर जो अवाम है, मोदी का मकरू चेहरा उनके सामने भी बेनकाब हो गया है। लेकिन आज एक और अहम खबर यह आ गया कि भारत ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अपने ग्रेट डबल गेम मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में अमन अमल को सबोताज करने और खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस मंसूबे का आगाज किया है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है।
है दाइश के साथ मिलाकर एक तरफ जहां अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाई जाएगी, इसी मंसूबे के तहत वहीं पाकिस्तान को नाकाम रियासत साबित करने के लिए भी कार्रवाइयां की जाएंगी। और रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रेट डबल गेम 2019 में शुरू हुई है और इब्तदाई नताइज 2020 में आने का हदफ रखा गया था। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, साथ ही साथ डिसइंफो लैब के जो इंकशाफात सामने आए, उसके बाद भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम थी वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। इसके बाद क्या भारत बाज आएगा, ये सबसे अहम सवाल है। और साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर में जो दहशतगर्द ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान में फिरकावारियत और बदअमनी फैलाने के हवाले से ये जो नया मंसूबा शुरू हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर ब्रिगेडियर टैट साद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, भारत हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम न सिर्फ वो मजीद बढ़ा रहा है बल्कि दुनिया के सामने बेनकाब भी हो रही हैं वो तमाम तर मुहिम्मात। लेकिन अब ये जो एक नया रिपोर्ट आ गई उसमें कहा गया है कि ग्रेट डबल गेम मंसूबे पर काम शुरू कर दिया और जिसके नताइज 2020 में आना शुरू होने थे और मकबूजा कश्मीर में उन्होंने दहशतगर्द ग्रुप खड़े करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। भारत क्या दुनिया के सामने खुद ही बेनकाब हो रहा है और नए नए मंसूबे लेकर आ रहा है लेकिन उसमें नाकाम हो रहा है? देखिए, ये जो भारत की पाकिस्तान मुखालिफ एक पॉलिसी है वो रही तो है पिछले सन 47 से। पहले दिन जैसे ही पाकिस्तान बना है उसने हमारे साथ दुश्मनी का एक रास्ता जो है वो चुन लिया और पता नहीं क्यों ये उन्होंने किया, नाकाबिल फहम है। लेकिन ये अभी जुनूनी हैसियत जो है इख्तियार कर गया है जब से मोदी और सरकार आई है अब हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार। ये जुनून की हद तक जो है ना इनकी पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियां और पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी ये मुहिम जोई है वो इन्होंने शुरू कर दी। और हर सतह पे पाकिस्तान को, चाहे वो FATF में आप ले लें, चाहे वो कश्मीर में जो उन्होंने मुसलमान मुखालिफ जो है एक पॉलिसी इख्तियार की है, बाकी जो हिंद में मुसलमान हैं उनकी सिटीजनशिप के ऊपर सवालिया निशान उठा के उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन बट मुसलमान दुश्मन एक पॉलिसी इख्तियार की है। इसकी एक ही वजह फिलहाल मुझे तो नजर आती है, वो ये है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस पूरे खत्ते में जो हिंदुस्तान की जो बालादस्ती है उसको तस्लीम नहीं करती है। बाकी तमाम जितने भी ममालिक हैं वो किसी न किसी हद तक भारत की बालादस्ती तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो खड़ा हो जाता है। तो उसमें फिर उन्होंने इस किस्म के जो आपने भी जिनका जिक्र किया, इस किस्म के जो वाकयात हैं, इस तरह के मंसूबे हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ ब्रिगेड साहब, न सिर्फ भारत की बालादस्ती को एक्सेप्ट करने की बात है बल्कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना इमेज मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पाकिस्तान में जो अमन आया है वो भारत को नहीं भाता, पाकिस्तान का जो अफगान अमन अमल में पॉजिटिव एक जेस्चर है, पॉजिटिव किरदार है, वो उसको नहीं भाता। लेकिन अब जिस तरह से ये सारी सूरत हाल चल रही है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को किन किन फोरम्स पर क्या क्या मजीद करने की जरूरत है कि भारत को मजीद एक्सपोज किया जा सके? देखिए, एक तो पाकिस्तान ने खुद अपनी जो वो है हिफाजत है और सलामती है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। हमें खुद करना चाहिए, हमें किसी पर इंतजार नहीं करना चाहिए। और हमारे भी सलाहियत है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जंग जो अभी तक हमने पिछले 15-20 साल से लड़ रहे हैं ये अपने जोरे बाजू पे हमने लड़ी है। हमें किसी दुनिया किसी मुल्क ने इमदाद नहीं की और हमने अल्लाह ताला के फजल से इस पर काबू पा लिया है। अभी जो इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि वो अफगानिस्तान में 3 कुव्वतें जो हैं वो इनको इस्तेमाल करे ताकि ये जो अमन का मंसूबा आ रहा है जिससे पूरे खत्ते में अमन आ सकता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, उसको सबोताज करे। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अफगान हुकूमत में जिसमें उनका नायब सदर अमरुल्लाह सालेह है जो शदीद पाकिस्तान मुखालिफ तासुब रखता है। उसके अलावा दाइश है अफगानिस्तान में जिसको हिंदुस्तान जो है वो पुष्टपनाही कर रहा है। और इस तरफ जो फाटा में और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकें हैं उनकी माली इमदाद करना, उनकी सरपरस्ती करना, उनको इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं, कुछ कौमपरस्त कुव्वतें हैं, कुछ जो है वो फिरकावाराना कुव्वतें हैं। जैसे आपने बलूचिस्तान में देखा था मच में जो इन्होंने वो हरकत की है, इसमें बिल्कुल बैरूनी हाथ जो है वो शामिल है। तो ये पाकिस्तान को 2 तरीकों से हिट करना चाहता है। एक तो है कि अफगानिस्तान का अमन जो है वो सबोताज हो जाए और दूसरी बात यह है कि सीपैक को किसी हालत में चलने ना दे। तो ब्रिगेड साहब, ये सारी सूरत हाल में न सिर्फ भारत पाकिस्तान के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा मुहिम कर रहा है लेकिन भारत खुद भी तो कमजोर हो रहा है। भारतीय फौज में जब से पुलवामा ड्रामे का तमाम तर जो भी मंसूबा था वो जब सामने आया है कि 40 फौजियों को खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उनको मार गिराया, तो भारतीय फौज में भी अब खौफ की लहर दौड़ गई है। तो भारत क्या खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खुद को भी कमजोर कर रहा है? भारतीय फौज भी अब खुद भी तो कमजोर हो रही है। देखिए, ये मतलब है कि जैसे हिंदुस्तान में तहरीकें चल रही हैं
उनका सियासी हल निकालने के बजाय वो उसकी फौजी हल निकालने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में आप खुसूसन देख लें, वहां के अवाम में तहैया कर चुका है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, वो उनको आज़ादी चाहिए। तो जब चाहिए तो उनके साथ कोई सियासी वो निकाले। तो ये फौज को आपने खुद कमजोर करने की बात है कि आप हिंदुस्तान की 7 लाख की फौज जो है वो कश्मीर में इस वक्त मुहिम जोई कर रही है, वहां पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं उस फौज में, कि जो एक नारवा सलूक वो उन्होंने बर्पा किया हुआ है कश्मीरियों के साथ। उनके सिपाहियों में भी ये बात अभी आ गई है कि वो खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। बजाते खुद उनकी फौज जो है वो, उनका मोराल जो है वो इफेक्ट होता है उसके। लेकिन जुनूनियत का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। जो मोदी साहब जुनूनी आदमी है, मुझे नहीं समझ आता कि ये किस किस्म के लोग होते हैं जो ऐसे आदमी को वोट देते हैं और उसको बस इख्तियार लाते हैं। चाहे वो आप अमेरिका में देखें, चाहे आप हिंदुस्तान में देखें, कि ये जुनूनी लोग जो है ये बस इख्तियार आ जाते हैं। लेकिन आपको लगता है ब्रिगेडियर साहब, अब तो जो मोदी का मकरू चेहरा है वो वहां की आवाम के सामने भी आ चुका है कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से वहां पर अब किसान तहरीक चल रही है, जिस तरह से वहां पर दीगर तहरीक चल रही है, जिस तरह से सिखों की तहरीक चल रही है, इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार ने सारा ड्रामा रचाया और अब वहां की आवाम भी इस चीज को आगे समझ चुकी है। तो बीजेपी का मुस्तकबिल तो खतरे में पड़ सकता है ना? मतलब है जहां पर मोदी जैसे लीडरान होंगे किसी पार्टी के, तो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो पार्टी को बचा लेंगे या पार्टी में कुछ उसकी कामयाबी के लिए कुछ काम कर सकेंगे? वो तो तबाही लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान के लिए पूरी। अभी मुझे नहीं समझ आती कि ये किसानों के साथ ये तसादम जो है पंजाब में खुसूसन, इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप देखें तो मतलब है कि एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि ये पॉलिसी जो इख्तियार की है, ये जो इन्होंने कानून निकाला है, इसका फायदा क्या है? लोगों को मारना है, लोगों को भूख से मारना है, किसानों को जो है वो आपने तंग करना है। तो ये आप बेचैनी फैला रहे हैं। आगे कश्मीर में जो उन्होंने बेचैनी फैलाई हुई जो वहां पर कर रहे हैं, इस तरह चीन के साथ जो उन्होंने वो पंजा आजमाई कर रहे हैं, उन पहाड़ों में जाके चीन के साथ लड़ाई में मुलविस हो गए, इधर पाकिस्तान को छेड़ रहे हैं, उधर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। जो भारत ने पूरे खत्ते का जो अमन दांव पर लगा दिया है, अमेरिका की पुष्टपनाही रही है भारत को समहाउ किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब अमेरिका में सदारत तब्दील हो गया, बाइडन आ गए। बाइडन और इनकी जो कमला हैरिस है नायब सदर, वो इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से भी बात करती रही हैं, कश्मीर में होने वाले जुल्म पर भी बात करती रही हैं, भारत में जो मुसलमानों के साथ और उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं बात की है। आपको लगता है कि जो अमेरिका की पुष्टपनाही भारत को हासिल थी बाइडन के आने के बाद, कहीं ना कहीं वो जो गठजोड़ था वो भी कम हो जाएगा या वैसी ही रहेंगी पॉलिसीज? देखिए, ट्रंप बुनियादी तौर पे शदीद चीन मुखालिफ था, और अगर आपने देखा है कि चीन ने जैसे ये हुकूमत खत्म हुई है, उन्होंने उस हुकूमत के 17 अफराद जो हैं बशमूल जो उनके वजीर खारिजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पी जो थे, वो उनको भी जो है क्या कहते हैं इसको, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। और ये अच्छी बात है कि अमेरिकन भी इसका जरा मजा चखें कि सैंक्शंस का क्या वो होता है, नुकसान होता है और क्या उसके डीमेरिट्स होते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में वो चीन मुखालिफ जो वो है एक पॉलिसी है वो नहीं रहेगी। उसका जो है हिंदुस्तान इस्तेफादा कर रहा था, और वो ऐसी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह चीन के साथ उलझ के वो अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल करे। अमेरिका की जो चीन को लेकर पॉलिसी है वो समहाउ तब्दील हो जाएगी और भारत के हवाले से भी चेंजिंग है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, सीधे तज़किरा हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है, तमाम फॉरम्स पर भारत को एक्सपोज भी कर रहा है और भारत खुद भी अपनी तमाम तर मुहिमात पर एक्सपोज हो चुका है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।